बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए। आज से हमने इन छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला चालू किया है। आज ऐसी पहली नुक्कड़ सभा है और कल से हम गांव-गांव में जाएंगे, दो दो चार चार गांवों को इकट्ठा करके शहर में घूमेंगे, दो चार मोहल्लों को इकट्ठा करके वहां पे लोगों से सवाल जवाब करेंगे, वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे। अब ये पुरानी किस्म की राजनीति बंद कि नेता आए, हेलीकॉप्टर से आए, स्टेज पे उतरे, जनता को भाषण दिया, सोचा ये बनारस की जनता बेवकूफ है। अरे बनारस की जनता बेवकूफ नहीं है, बनारस की जनता बड़ी शानी है। बनारस की जनता आपसे सवाल जवाब करना चाहती है, बनारस की जनता आपसे प्रश्न पूछना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। अब ये राजनीति नहीं चलेगी कि हेलीकॉप्टर से आए, स्टेज पे उतरे, भाषण दिया और फिर चले गए। दोस्तों, दो चार बातें इससे पहले आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं, आपके बहुत सारे सुझाव आए हैं, अभी मैं देख रहा था, और बहुत मजेदार प्रश्न है, मजेदार सुझाव हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले दो चार बातें मैं अपनी रखना चाहता हूं। मैं दिल्ली से यहां पे सांसद बनने की इच्छा लेके तो नहीं आया। अगर मुझे सांसद ही बनना होता तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ सकता था। मैं बनारस के लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूं। मैं बनारस के लोगों से महाक्रांति का आगाज करने के लिए आया हूं। दोस्तों, मैं बनारस के लोगों से इस बार 2014 के चुनाव में पूरे देश की चाबी किस्मत ने बनारस के लोगों के हाथ में दे दी है। बनारस के लोग चाहें तो इस देश की राजनीति के अंदर भूचाल ला सकते हैं, बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है इस बार भारत की राजनीति के अंदर। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि पिछले 65 साल से हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। दोस्तों, एक ही व्यवस्था चली आ रही है, उसी व्यवस्था का हिस्सा ये सारी की सारी पार्टियां हैं। इसको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा, फिर दूसरी बात पे आएंगे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है। हम लोग क्यों दुखी हैं इस सरकार से? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो कहा जाता है कि भी बड़े ईमानदार आदमी हैं, पैसे नहीं खाते, लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक से बढ़ के एक ऐसे आदमी रख रखे हैं जो खूब दबा के पैसे खा रहे हैं। एक एक कैबिनेट मंत्री हजारों लाखों करोड़ रुपया गबन कर गया, लेकिन मनमोहन सिंह जी अपनी आंखें बंद रखते हैं, और कोई फाइल आए अगर किसी मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तो फाइल को रफा दफा कर देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों, इसलिए हम लोग दुखी हैं आज कांग्रेस की सरकार से। लेकिन क्या मोदी जी अलग हैं? नरेंद्र मोदी जी की गुजरात सरकार के अंदर उसी तरह से भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। दोस्तों, बाबूलाल बोखरिया नरेंद्र मोदी जी की गुजरात सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है। बाबूलाल बोखरिया के ऊपर कोर्ट ने 3 साल की उनको कैद की सजा दी है। माइनिंग स्कैम के अंदर, माइनिंग घोटाले के अंदर 3 साल की सजा दी है। फिर भी बाबूलाल बोखरिया जो है कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी जी का। क्या जरूरत थी? नरेंद्र मोदी जी हटा क्यों नहीं देते बाबूलाल बोखरिया को? उनको 6 करोड़ गुजरातियों में कोई ईमानदार गुजराती नहीं मिला। पुरुषोत्तम सोलंकी एक और कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उनके ऊपर 450 करोड़ रुपए का मछली घोटाले का आरोप लगा है। गुजरात हाईकोर्ट कह रहा है इनकी जांच कराओ, नरेंद्र मोदी जी उसकी जांच नहीं कराते। तो क्या फर्क है जी इन दोनों के अंदर? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने मंत्रियों की जांच नहीं कराते, एक से एक भ्रष्ट मंत्री भर रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कैबिनेट के अंदर एक से एक भ्रष्ट मंत्री भर रखा है। और कैसे कैसे लोगों को टिकट दी है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने येडियुरप्पा को टिकट दी है। पूरे देश के अंदर उनको कोई ईमानदार आदमी नहीं मिला, येडियुरप्पा को टिकट दी है। श्री रामुलु को टिकट दी है। श्री रामुलु वो शख्स है जिसने कर्नाटका की सारी माइनिंग घोटाला करा था, श्री रामुलु को टिकट दी है। कई लोग कहते हैं मजाक में कि अगर नरेंद्र मोदी जी खुदा ना खास्ता प्रधानमंत्री बन गए तो येडियुरप्पा हमारे अगले टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। राजा तो 2G का घोटाला करके गया था, येडियुरप्पा 4G का घोटाला करेंगे। श्री रामुलु जिन्होंने माइनिंग घोटाला कर्नाटका में किया था, वो अब हमारे देश के माइनिंग मिनिस्टर होंगे।
तो दोस्तों अगर ऐसे ऐसे लोग भरखे हैं तो दोनों के अंदर क्या फर्क रह गया? दोनों एक ही। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जितने भ्रष्ट कांग्रेसी मिले सारे कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के अपनी भाजपा में शामिल कर लिया और उन्हीं कांग्रेसियों को टिकट दे दिए जिनको आप हटाना चाहते हो। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सारे एक ही भ्रष्टाचार का हिस्सा है। दोस्तों एक ही भ्रष्टाचार का हिस्सा है, एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। मैं अभी आपको एक चिट्ठी दिखाऊंगा, अगर विभव यहां पे है तो वो चिट्ठी स्टेज पे दे दे। मेरे पास चिट्ठी आई है जी एक, ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार को लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि देश में गैस के दाम 4 गुना कर दिए जाएं, गैस के दाम 4 गुना कर दिए जाएं। कांग्रेस गैस के दाम बढ़ाने के लिए तैयार है। क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं कांग्रेस और नरेंद्र मोदी मिलकर गैस के दाम? जांच करने पे पता चला कि मुकेश अंबानी के गैस के कुएं हैं। मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी और कांग्रेस दोनों गैस के दाम बढ़ाना चाह रहे हैं। मेरे को पता चला कि 1 अप्रैल से कांग्रेस और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने गैस के दाम बढ़ाने का तय कर रखा है। मैंने दोस्तों 20 मार्च के आसपास इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जी कम से कम चुनाव तो रुक जाओ, चुनाव तो रुक जाओ, क्योंकि अगर अभी आपने गैस के दाम बढ़ा दिए तो इस देश की जनता मर जाएगी, इस देश की जनता इतने गैस के दाम नहीं दे पाएगी। चुनाव आयोग को मेरी बात ठीक लगी, उन्होंने चुनाव तक 2 महीने तक ये गैस के दाम बढ़ाना रोक दिया है। दोस्तों लेकिन आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, अगर आपने कांग्रेस को या राहुल गांधी को वोट दिया, तो 2 महीने के बाद आपके ये गैस के दाम 4 गुना होने वाले हैं। और केवल गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे भाई साहब, इसी गैस से खाद बनती है। अगर खाद के दाम बढ़ गए तो आप ये मान लो कि आपकी खाने पीने की सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, आपके फलों के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे, चावल के दाम बढ़ जाएंगे, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसी गैस से बिजली बनती है, अगर बिजली के दाम, गैस के दाम बढ़ गए तो बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो अगर बीजेपी या कांग्रेस को आपने वोट दिया तो चुनाव के बाद इतनी भारी महंगाई होने वाली है जिसका हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं यह दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। दोस्तों आज हुड्डा सरकार हरियाणा के अंदर किसानों की जमीनें छीन के, कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर किसानों की जमीनें छीन के अंबानी को देती जा रही है। कौड़ियों के भाव ली जाती है किसानों की जमीनें, उनको कौड़ियों के भाव पैसे दिए जाते हैं और सस्ते में अंबानी को जमीनें दे दी जाती हैं। वही हाल मैं गुजरात गया था, गुजरात के अंदर किसानों की जमीनें छीन के अंबानी और अडानी को दी जा रही हैं। 1 रुपए मीटर के हिसाब से अंबानी और अडानी को जमीनें दी जा रही हैं। दोस्तों 1 रुपए मीटर के हिसाब से अडानी को जमीनें दी हैं गुजरात के अंदर। वहां पे किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। 5000 से ज्यादा किसान, 5872 किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आत्महत्या कर चुके हैं। दोस्तों अगर ये बात बनारस के किसानों को पता चल जाए, एक किसान बनारस से इनको वोट नहीं देगा, नरेंद्र मोदी जी को एक भी किसान वोट नहीं देगा। तो क्या फर्क है कांग्रेस की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी में? क्या फर्क है रॉबर्ट वाड्रा में और नरेंद्र मोदी जी में? मैं केवल ये कहना चाहता हूं ये सारे के सारे लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में नरेंद्र मोदी जी भी घूमते हैं, मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी भी घूमते हैं। दोनों के मुकेश अंबानी से बड़े अच्छे संबंध हैं। चाहे जो मर्जी जीत जाए, कानून आपके लिए नहीं बनते, वोट आपसे लेके जाते हैं, लेकिन कानून मुकेश अंबानी के लिए जैसे लोगों के लिए बनते हैं। इस व्यवस्था को बदलना, इस बार इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं आपसे महाक्रांति का आगाज करने के लिए आया हूं। दोस्तों इस देश के अंदर ये 2 बड़े बड़े राक्षस हैं भ्रष्टाचार के, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों के शहंशाह हैं, कांग्रेस के शहंशाह हैं राहुल गांधी, बीजेपी के शहंशाह हैं नरेंद्र मोदी। जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था, 2 राजा लड़ाई लड़ा करते थे, उनकी सेना हुआ करती थी, अगर राजा मर गया तो सेना खत्म। और इस बार राहुल गांधी को हराने के लिए अमेठी कुमार विश्वास गए हुए हैं। कुमार से मेरी बात होती है, 4 महीने से घूम रहे हैं अमेठी की गलियों में, अमेठी के मोहल्ले में। कुमार का मानना है कि 2 लाख वोटों से हारेंगे इस बार राहुल गांधी, 2 लाख वोटों से हारेंगे।
आप ये सोच के देखो कि अगर 2 लाख वोट से राहुल गांधी हार जाते हैं, 16 मई का दिन है, नतीजे आ रहे हैं और आपने टीवी में देखा कि 2 लाख वोट से राहुल गांधी हार गए, उसके बाद कांग्रेस का क्या होगा? ये वो चिट्ठी है जो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, हमारी वेबसाइट के ऊपर है। इनकी किस्मत खराब है जिनकी सारी चिट्ठियां हमारे हाथ लग जाती हैं। आप सोच के देखो, 16 मई को नतीजे आ रहे हैं और आपको पता चला राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, कांग्रेस का क्या होगा? इतने टुकड़े हो जाएंगे कांग्रेस के, इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिने नहीं गिनेंगे। कांग्रेस खत्म हो जाएगी इस देश के अंदर। अब मैं वाराणसी के लोगों से कहने के लिए आया हूं, आप ये सोच के देखो कि अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया, 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को नरेंद्र मोदी जी वाराणसी छोड़ के बड़ौदा भाग जाएंगे। 1 महीने के अंदर वाराणसी में दोबारा चुनाव होगा। आपको तो कुछ नहीं मिला ठन ठन गोपाल, आपको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया दोस्तों, देश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा, देश की राजनीति बदलेगी। उधर राहुल गांधी हारेंगे, इधर नरेंद्र मोदी हारेंगे। अगर नरेंद्र मोदी हार गए यहां से, वाराणसी से हारे हुए नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाला। वाराणसी से हारे हुए नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी दोस्तों, ये दोनों राक्षस खत्म हो जाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राक्षस खत्म हो जाएंगे और यहां से नई राजनीति का सृजन होगा, यहां से नई राजनीति की शुरुआत होगी। 1 साल तक ये सारे छोटे छोटे सत्रप, ये बीएसपी एसपी, ये सारे लड़ेंगे एक दूसरे से और 1 साल के बाद दोबारा लोकसभा के चुनाव होंगे जिसके अंदर सच्चे और ईमानदार लोग अंदर राजनीति के अंदर जाएंगे। मैं इस महाक्रांति का आगाज करने के लिए आया हूं, मैं ये मांगने के लिए आया हूं आज वाराणसी की जनता से कि इस बार वोट आप वाराणसी के लिए मत देना, इस बार वोट आप देश के लिए देना। इस बार वोट आप वाराणसी की सड़कों के लिए मत देना, इस बार आप देश की सारी गरीबी और भुखमरी के लिए वोट देना। दोस्तों, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वाराणसी का बहुत भला कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद से आज तक जितने प्रधानमंत्री बने उन्होंने अपने क्षेत्र का भला करा कि नहीं करा? एक एक करके उठा लो। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़े थे, आज फूलपुर की हालत देख लो क्या हो रही है। जवाहरलाल नेहरू उसके बाद इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे, इलाहाबाद सुधर गया क्या? इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली सुधर गई क्या? चरण सिंह बागपत से चुनाव लड़े थे, बागपत सुधर गया क्या? राहुल गांधी, राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे, अमेठी की भी बुरी हालत है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़े थे, लखनऊ की भी बुरी हालत है। मनमोहन सिंह तो चुनाव लड़े ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी मणिनगर से चुनाव लड़े हैं पिछले 10 साल से, गुजरात से। आप मणिनगर में जाके देखो सड़कों की क्या हालत है। 10 साल में अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मणिनगर की सड़कें नहीं सुधारी, 10 साल से अगर उन्होंने अपने मणिनगर के स्कूल नहीं सुधारे, मैं स्कूलों में भी गया था, मैं मणिनगर होके आया, मणिनगर में मैंने रोड शो करा था, भारी संख्या में लोग वहां पे निकले हमें समर्थन देने के लिए। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, इस भुलावे में मत आ जाना। कई लोग आजकल फैला रहे हैं, वाराणसी में मैं घूम रहा था, लोग कह रहे थे जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी का, आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने अपना संसदीय क्षेत्र सुधारा नहीं जी। अब इस भुलावे में मत आ जाना और ऐसे आदमी को वोट मत दे देना। इस बार आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, आप इस देश के अंदर क्रांति ला सकते हो। उधर राहुल गांधी हार रहा है, अगर इधर से आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया तो इस देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आएगा दोस्तों, एक जबरदस्त भूचाल आएगा। कुछ लोग हमारे बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कई सारे और प्रश्न हैं लेकिन उनके जवाब मैं शुरू में ही दे देता हूं।